Hi guys, it's Rishabh Jain at the Logical Owl. Hope you are having a great day today. आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 9 दैट इज कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटीज। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटीज की। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटीज की। कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है CT1 और CT5 का। ये हर बार एग्जाम्स में जरूर टेस्ट किया जाता है, इस पे से क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं और स्पेशली CT5 के अंदर तो ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटीज़ की। तो कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटीज़ क्या होती है? अब तक हमने क्या देखा था, सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटीज़ में क्या हो रहा था, हमारे जो अमाउंट थे वो एक फिक्स अमाउंट से या फिक्स्ड नंबर से बढ़ रहा था। कंपाउंड इंक्रीज में क्या होता है कि हमारा एक ग्रोथ फैक्टर होता है और हमारे जो अमाउंट होते हैं हर बार इस ग्रोथ फैक्टर से बढ़ते हैं। यानी कि अगर मेरा फर्स्ट अमाउंट लेट से 100 रुपीज़ का है और मेरा ग्रोथ फैक्टर अगर 3% का है तो नेक्स्ट अमाउंट मेरा 3% से बढ़ के आएगा, यानी कि इसको 5% कर लेते हैं। यानी कि मेरा जो नेक्स्ट अमाउंट आएगा वो 105 का आएगा। देन सिमिलरली थर्ड अमाउंट जो आएगा मेरा अगेन वो 5% से बढ़ के आएगा, यानी कि 1110.25 आएगा। और इस तरीके से मेरे अमाउंट्स बढ़ते जाएंगे n तक। तो जो मेरा nth टाइम पे अमाउंट आएगा दैट विल बी 100 इंटू 1.05 की पावर n-1। ठीक है, अब अगर इस तरीके से हमारी एन्युटीज़ में पेमेंट्स बढ़ रहे हैं तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा आज का टास्क रहेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारी बुक में 3 मेथड्स दिए गए हैं। एक्चुअल में जो मेथड 2 और मेथड 3 बुक में प्रोवाइडेड है वो बिल्कुल सिमिलर है, उनको 2 मेथड्स मानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सिंस बुक में फॉलो किया है तो हम भी 3 मेथड्स लेके चलेंगे एंड विल सी व्हाट दोज मेथड्स आर। तो कंसिडर करते हैं पहले फर्स्ट मेथड, मेथड 1। मेथड 1 इज सिंपली यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ये एग्जाम्पल गिवन है आपको पेज नंबर 14 पे एंड द एग्जाम्पल सेज कि जो आपके अमाउंट हैं वी आर गिवन ग्रोथ रेट ऑफ 3%, वी आर गिवन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एंड हमारे अमाउंट जो है वो इस तरीके से है। फर्स्ट अमाउंट पे हमारा 500 रुपीज़ का, सेकेंड अमाउंट हमारा आएगा 500 इंटू 1.03, यानी जो थर्ड अमाउंट आएगा वो आएगा 500 इंटू 1.03 होल स्क्वायर। सिमिलरली जो लास्ट अमाउंट आएगा हमारा 15 टाइम पे डेट विल बी 500 इंटू 1.03 पावर 14। अब यहाँ पे जो 2 प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, वो जनरली आती है कि लास्ट अमाउंट कैसे निकालते हैं। देखो हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था, वहाँ पे हमारी जो सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटीज थी वहाँ पे हमारी AP बन रही थी। ठीक है, और हमने AP की जनरल टर्म कंसिडर करके ANH टर्म कंसिडर करके हमने अमाउंट निकाला। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, जो हमारे अमाउंट्स है ना वो एक GP फॉलो कर रहे हैं और GP की जो जनरल टर्म होती है, हमारी GP की जो जनरल टर्म होती है वो होती है ARN-1, सॉरी इट इज़ AN। ठीक है, यहाँ पे A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, हमारी फर्स्ट टर्म है 500, जो हमारा डिफरेंस है, जो हमारा फैक्टर है, जो रेशियो है वो है हमारा 1.03 एंड n-1 मिली 14। तो इस तरीके से मेरी जो लास्ट टर्म है वो निकल के आ जाएगी। और इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पेमेंट हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, जो जहाँ डाउट होता है वो होता है कि हम फर्स्ट पेमेंट कौन सा कंसिडर करें, हम फर्स्ट पेमेंट 500 लें या फर्स्ट पेमेंट हम 500 इंटू 1.03 दें। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में किस तरीके से फ्रेमिंग की गई है। अगर आपका क्वेश्चन बोलता है कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर पैसा है वो आपको बढ़ा के ही देना है, तब तो हम ये वाला अमाउंट काम में लेंगे, अदरवाइज हम 500 काम में लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके CT1 में नहीं आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके CM1 वाले सब्जेक्ट में आते हैं आगे CT5 वाले में, जहाँ पे हमारी ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व्स की बात होती है। तो वहाँ पे मैं आपको दोबारा अच्छे से इस बारे में बात करेंगे हम कि कैसे अमाउंट निकालने हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी, हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे विच विल बी 500 इंटू V प्लस 500 इंटू 1.03 V स्क्वायर। Then our next term will be 500 into 1.03 whole square V cube and so on। जो हमारी लास्ट टर्म आएगी which will be 500 into 1.03 to the power 14 V15।
अब मैंने आपको बताया था कि एक जीपी बन रही है, इस जीपी में हमारे जो टर्म्स हैं वो किस रेशियो से चेंज हो रही है, हमारी जो रेशियो है जिस रेशियो से हमारी टर्म्स चेंज हो रही है वो है 1.03 इंटू वी। हमारी फर्स्ट टर्म थी 500 वी, सेकेंड टर्म में क्या हुआ, हमारी वी की पावर बढ़ गई और एक नई टर्म आ गई 1.03 की। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ, अगेन हमारी 1.03 की पावर 1 से बढ़ गई और वी की पावर भी 1 से बढ़ गई, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा 15। और हमको पता है कि हम जीपी का सम कैसे निकाल सकते हैं। तो जीपी का सम निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, जैसे फर्स्ट टर्म है हमारी ये ब्रैकेट 1 माइनस रेशियो की पावर n, और जो हमारा रेशियो है वो है 1.03 इंटू वी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 500 अपॉन 1.1, 1 माइनस 1.03 अपॉन 1.1, और ये अमाउंट आएगा आपका निकल के आएगा 4478.82। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू व्हेन वी आर गिवन कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटीज। अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 एक जनरल मेथड है जो कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आपकी कैलकुलेशन को ईजी बना देता है, और वो कॉन्सेप्ट्स क्या है वो हम देखते हैं। हमने भी देखा कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू की इक्वेशन थी वो ये थी, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिसमैच नज़र आएगा बिटवीन पावर्स ऑफ v एंड पावर्स ऑफ 1.03। आप अगर नोटिस करोगे तो हर बार v की पावर 1.03 की पावर से एक ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.03 से, और जो ऊपर वाला 1.03 है उसको हम भेज देंगे अंदर। इस तरीके से हमारी टर्म्स आ जाएंगी। फिर हम कॉमन ले लेंगे 500, तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो बचेंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इस 1.03 वी को है ना हमने वी डैश मान लिया, यानी कि 1.03 अपॉन 1.1 को हमने मान लिया वी डैश। तो ये हमारा वी डैश जो आएगा 0.936936 आ रहा है समथिंग। ठीक है, अब हमको एक चीज़ पता है कि जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो 1 से छोटा होता है, तो ये हमारा एक काइंड ऑफ नया डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। हम क्या कर रहे हैं पेमेंट्स के अंदर, देखो जब भी हमारा पेमेंट आता है ना, 500 का पेमेंट था हमारा, सेकंड पेमेंट था हमारा 500 इंटू 1.03, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करें हम, तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम क्या कर रहे हैं, 500 हमारा पेमेंट था फर्स्ट, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1.1 से। नेक्स्ट पेमेंट था हमारा 500, हमने क्या करा, पहले हमने इसको 1.03 से बढ़ाया और फिर एक बार हमने पीछे बना दिया। फिर जो भाई नेक्स्ट टाइम आएगी हमने क्या करा, अगेन हमारा 500 तो ऐसे कैसे था, हमने उसको 2 बार बढ़ाया और फिर अगेन हमने 2 बार पीछे लिया इसको। ये कर रहे थे हम हर बार, सॉरी यहाँ पे पावर 2 आएगी और यहाँ पे पावर 3 आएगी। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम हर बार है ना 3% से पहले उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर 10% से वापस पीछे लेके आते हैं। तो ये करने के बजाय अपन क्या कर सकते हैं, हम एक नई रेट निकाल सकते हैं आई डैश, ताकि हम कोई 2 स्टेप्स ना करना पड़े। बजाय हम 3% आगे जाएँ 10% पीछे आएँ, इसके बजाय हम कुछ छोटा अमाउंट 10 से पीछे आ जाते हैं, दैट इज इक्वल, जो कि इक्वलेंट है इन दोनों स्टेप्स के मिला के। और वो कैसे निकालते हैं, हमने वी डैश निकाल लिया हमारा, यानी कि टोटल इस अमाउंट, इस वाले टर्म को हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं
वो इससे कर रहे हैं, इसकी पावर्स में। तो हमने निकाला वी डैश क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस आई डैश, यानी कि एक इंटरेस्ट रेट आई डैश ऐसी है जो कि इक्विवेलेंट है इन दोनों स्टेप्स के मिलाने के बाद। तो वो हमारी आएगी 0.93636। दोनों को रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा आई डैश इक्वल टू और 6.7961%। यानी कि आप पहले 3% उसको बढ़ाओ और फिर 10% से पीछे लेके आओ। इससे अच्छा है कि आप एक बार ही उसको 6.7961 से पीछे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे ये तो कर रहे हैं हमने क्या किया, हमने इस टर्म को मान लिया वी डैश, तो हमारा नया डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया ये, और इस डिस्काउंटिंग फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो है ये। तो अब हमारी टर्म किस तरीके से बन गई, वी डैश का स्क्वायर, वी डैश का क्यूब और प्लस वी डैश की पावर 15। और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एक एन्युटी है, एक एरियर्स के अंदर एन्युटी 15 साल के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A15 एट द रेट ऑफ आई डैश या फिर अकॉर्डिंग टू वी डैश। यानी कि ये जो A15 निकाला है मैंने, ये मैंने इंटरेस्ट रेट आई पे नहीं निकाला, ये मैंने निकाला है आई डैश के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो वी डैश है, यानी कि 0.93636 वाला फैक्टर है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेट है वो हमने निकाली है, भी 6.7961% है। तो ये हमारा डायरेक्टली इससे आंसर आ जाएगा। आपको देखने में ये वाला मेथड ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इससे आपके आंसर फटाफट निकलेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम किया है भी, तो हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है मेथड। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको A15 के लिए। A15 हमारा क्या होता है, 1 माइनस 1.067961 टू दी पावर माइनस 15 अपॉन 0.067961। इससे हमारा आंसर आएगा एग्जैक्टली सेम 4479, यानी कि बिल्कुल सेम आंसर जो हमारा लास्ट टाइम आया था। इस पूरी की वैल्यू आपकी आएगी 9.2264। तो ये था हमारा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 भी हमारा एग्जैक्टली सिमिलर ही है। उसमें हम क्या करते हैं, हमारी प्रेजेंट वैल्यू की क्वेश्चन बनी थी, हमने लास्ट टाइम क्या था, हमने लास्ट टाइम 1.03 की पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ताकि हमारी टर्म मिसमैच ना हो। अब की बार हम क्या करेंगे, पहले हमने 1.03 मल्टीप्लाई किया था, हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि हम एक वी की टर्म को बाहर निकाल लेते तो भी हमारा मिसमैच खत्म हो जाता। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। हमने क्या किया, हमने 500 और वी कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारी टर्म बचेगी 1 प्लस 1.03 वी अब इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि अब आपको सेम खुद मेथड अपने आप से डिराइव करना है बिना किसी हेल्प के। तो आप एक पेन पेपर उठाओ, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और आगे के स्टेप्स खुद फॉलो करो। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे आपका 1 ही आने वाला है और आपको इसको वी डैश मानना है, यानी कि आपको इसको नया डिस्काउंटिंग फैक्टर मानना है वी डैश, और फिर आप आगे आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। कैसे निकालना है वो आप देखो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारी एन्युटी बन रही है, ये हमारी एन्युटी ड्यू बन रही है। हमको गिवन है वी डैश इक्वल टू 1.03 अपॉन 1.1 डेट इज 0.93636। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी इंटरेस्ट रेट आएगी आई डैश, वो हमने निकाली थी, वो आएगी 0.067961। ठीक है, यानी कि आप इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप ये वाले इंटरेस्ट रेट काम में ले लो, बात एक ही है। तो हमारा टर्म बनेगा 500 इंटू वी ए ड्यू 15 एट द रेट ऑफ
6.7961%। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये वाला जो वी है आपका, ये 10% पे निकलेगा, ध्यान रखना। ये आपका आई वाला इंटरेस्ट रेट वाला वी है, और इसके अंदर जो चीज़ें काम में आने वाली हैं वो कौन सी वाली हैं, वो ये वाली रेट वाली है। तो ये हमारा आएगा 500/1.1। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा वापस से सेम, यानी कि 4479। तो ये हमारे 3 मेथड थे कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड मेथड, थर्ड मेथड एग्जैक्टली सेम था, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं था। पहले आप चाहे वी को बाहर निकालो, चाहे आप 1.03 से मल्टीप्लाई करो, ये आपकी बिल्कुल इच्छा है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी एन्युटीज़ पे ध्यान देना है। इन जनरल हमने क्या सीखा, इन जनरल जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही थी हर बार, हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी इस तरीके से। हम हर बार क्या कर रहे थे, हमारा ऊपर एक फैक्टर था 1.g से, मतलब अब भी जब भी हमारा कोई नेक्स्ट अमाउंट आता था ना, यहाँ पे मान लो हमारा टाइम है x, ये हमारा टाइम है x+1, तो x+1 पे क्या होता था, एक बार तो 1+g से मल्टीप्लाई करना है हमको, और हर बार उसको एक v वाली टर्म, हर बार उसको 1+i से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ताकि उसकी प्राइम वैल्यू हमारे पास जीरो पे मिल जाए। तो हर बार हम 1+g से मल्टीप्लाई करते थे और 1+i से डिवाइड करते थे। तो हमने क्या करा, हमने इसको है ना v डैश मान लिया, और इसको v डैश मान के हमने एक इंटरेस्ट रेट निकाली i डैश, वो हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। तो हमारा i डैश आएगा हमारे पास 1+i/1+g-1। तो i डैश आपके पास निकल के आएगा i-g/1+i। हम क्या कर रहे थे, हम हर बार अमाउंट को g परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हर बार हमको 1 i% से कम भी करना पड़ेगा उसको। तो इन शॉर्ट हम टोटल कितना कर रहे हैं, i-g/1+i। 1+i इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो ईयर के एंड में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। आपको अगली बार से ये आई डैश की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को, रिजल्ट को काम में लो। अगर आपकी जी सपोज आपको गिवन है 4% और इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है अगर 10%, तो आप डायरेक्टली जो आपकी नई रेट है इंटरेस्ट रेट आई डैश, वो कैसे निकाल सकते हो, i-g यानी कि 6%/1+1, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। सो ये हमारा मेथड थे कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटीज़। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको पेज नंबर 16 पे गिवन है, जो कि आपको खुद अटैम्प्ट करना है। एक और चीज़, आप जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आपका जो फर्स्ट मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को बिना देखे, किसी हेल्प के देखे बिना आप खुद ट्राई करें। चाहे आप गलती सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आंसर आपको बिना देखे निकालना है। उससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि आपने कहाँ पे आपकी कमी है, अभी कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, या फिर कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर खत्म होता है, वो चैप्टर रीड नहीं करते, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चल जाते हैं, और जब क्वेश्चन होता नहीं है तो डायरेक्टली सोल्यूशन देख लेते हैं। इससे अच्छा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड करो, जहाँ भी आपको डाउट्स लग रहे हैं उन डाउट्स को देखो कि कैसे उनको दोबारा समझना है, रीड करना है, वीडियोस देखनी है, उनको क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और हमेशा क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना है, अगर क्वेश्चन नहीं हो सॉल्व, बहुत ज़्यादा टफ लगे तो सोल्यूशन देखना है। क्योंकि जब भी आप बिना आंसर देखे सोल्यूशन निकालोगे ना, और आपका जब आंसर मैच कर जाएगा पॉइंट्स टू पॉइंट्स, तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आप में, एंड इट विल बी गुड फॉर यू। So thank you guys, thanks for watching the video, see you guys in next video.